आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जेजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद के अनेक गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव के बारे में राय भी ली गई और साथ ही कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला के सामने हिसार लोकसभा क्षेत्र से नैना चौटाला का नाम भी लिया और जिस पर कार्यकर्ताओं को जवाब देते हुए पूर्व बता दें कि नैना चौटाला हो सकती है उम्मीदवार। नारनौंद की ये तस्वीरें हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नारनौंद का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और साथ ही नैना चौटाला हो सकती हैं उम्मीदवार। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा बीजेपी अब नई कांग्रेस बन सकती है और साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव हो सकता है। दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद का दौरा किया। नैना चौटाला हो सकती हैं उम्मीदवार। प्रत्येक लोकसभा में पार्टी का जनसंपर्क अभियान गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने भिवानी लोकसभा, आज मेरी जिम्मेवारी हिसार लोकसभा है, श्रीमती नैना चौटाला जी निशांत सिंह जी सिरसा लोकसभा में। इस प्रकार से प्रत्येक लोकसभा पार्टी का जनसंपर्क अभियान आज बढ़ाया जा रहा है और मैं मानता हूं कि 10 की 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव भी लड़ेगी और आगे जीतने का भी काम। खबर फरीदाबाद से है जहां होली के दिन एक पिता ने अपनी बेटे को होली खेलने के लिए मना किया तो 16 साल की नाराज किशोरी घर से बिना बताए कहीं चली गई और जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी और पुलिस लगातार किशोरी को ढूंढने में लगी है और परिजनों को आशंका है कि कहीं उनकी बेटी नहर में ना कूद गई हो और इसके लिए परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। किशोरी को ढूंढने के लिए नहर की भी तलाशी ली जा रही है। मीटिंग होगी ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ जो इनेलो ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची उतारी, वो सभी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं उन सबसे राय विमर्श करके उनके फैसले को ध्यान में रखते हुए ये सूची जारी करी गई। जो बाकी 8 और कैंडिडेट्स की हमने सूची अभी जारी करनी है, उनकी अभी लोकसभा लेवल पे मीटिंग चल रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की आपस में मीटिंग चल रही है। हमारी लोकसभा की जो कमेटी है, जैसे ही वो रिकमेंडेशन किसी का नाम करेगी, उन नाम्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आगे की सूची जो है उसको जारी करने का काम। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਜਯੋਗ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हिसार में बीजेपी की चुनावी रैली हुई और इस दौरान सुशीला भवन में हिसार लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के कार्यालय उद्घाटन अवसर पर आयोजित जनसभा को सीएम सैनी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही और भाजपा के हाथों हार के डर से कांग्रेस के नेता एक दूसरे को चुनाव लड़ने के लिए आगे कर रहे हैं ताकि वे खुद हार से बच जाएं और उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करना है और इस बीच सावित्री जिंदल ने बीजेपी की सदस्यता भी ली। और उनको भी माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम भी करता हूं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सोच है और हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि जो ये भारत आज इन 10 वर्षों के अंदर एक नया भारत बना है, मजबूती से ये विकास की गाथा भारत की बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। उस विकसित भारत को बनाने में 25 मई को हम सबका एक बड़ा योगदान है और आप सब इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आए हैं। इस विकसित राष्ट्र, इस भारत को विकसित भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। चौधरी रणजीत सिंह जी हमारी कैबिनेट के अंदर ये भी मंत्री रहे और ऊर्जा के अंदर अच्छा काम इन्होंने किया है और अब इनका लाभ हिसार के अंदर, हिसार और विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसको हम यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाई मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के 140 करोड़ लोगों तक लाभ। हरियाणा सरकार की मेरी बंसीलाल जी की और वो उस समय मंत्री थे, सांसद भी रहे, शायद कुरुक्षेत्र से सांसद थे और उसी परिवार का एक समस्त रोहतक में भी है। हमारे मनमोहन जी मंच पर बैठे हैं, चले गए। मनमोहन जी मेयर रहे हैं वहां अभी तक। इन दोनों श्रम परिवारों का शेख शैलेंद्र जी और शेख ईगल जी एक बहुत बड़ा परिवार का ये भाग हिस्सा वो लगातार रहे थे। 2 दिन पहले जैसे मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का बताया, उसी दिन एक परिवार का सदस्य जो अपनी एक विशेष भूमिका में देश में अपना नाम रखता है, परिवार का एक सदस्य पहले ये सांसद रहे 10 साल तक कुरुक्षेत्र से, भाई नवीन जिंदल, उन्होंने भी और पार्टी ज्वाइन की। जीवन जीने वाले आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में विकास की गंगा बहाई। आपके कार्यकाल में हिसार का भी खूब विकास हुआ। आपने लोगों की सुविधाओं के लिए जिस गति से निर्णय लिए, हम पूरे दिल से उसकी सराहना करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि अब यह दायित्व हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी के पास है। आप दोनों ने संग्राम और दृढ़ता को देखते हैं। आज के कलयुग में जहाँ कुर्सी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, वहीं मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी और एमएलए की सीट दोनों का त्याग कर एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। संविधान के प्रति समर्पित और कार्यकर्ताओं के प्रिय श्री नायक सैनी जी ने भी सांसद छोड़ मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभाल ली। राजनीतिक निष्ठा और समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं और अयोध्या में उनका भव्य मंदिर हमारे लिए गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे और बीजेपी ने बुधवार को उन्हें अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं 12 मार्च को मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इसी दिन नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की थी और उसके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। बता दें कि करनाल से बनाए गए हैं उम्मीदवार और बीजेपी ने अधिकृत प्रत्याशी सीएम नायब सैनी को घोषित किया। 25 मई को लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा उपचुनाव। सीएम नायब सैनी करनाल से लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। बीजेपी ने सीएम सैनी को घोषित किया अधिकृत प्रत्याशी। रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसी सीट पर राज्यसभा
सांसद दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले चुनाव लड़ने पर अपनी टिप्पणी दी और उन्होंने कहा कि उन्हें घमंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चुनाव मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं और फैसला रोहतक संसदीय सीट की जनता के हाथ में है। और डॉक्टर बता दें कि अरविंद शर्मा ने चुनाव प्रचार को गति देने के लिए पहली बार मैदान में उतरे थे। वहीं अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेत्री सुप्रिया शर्मा द्वारा हिमाचल की मंडी सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा भी की और साथ ही शर्नेत ने इस मामले में अफसोस जाहिर कर लिया है और पूरा देश इस बात की निंदा कर रहा है कि इस दौरान उन्होंने केंद्र के मोदी सरकार के समर्थन में जमकर कसीदे पढ़ते हुए कहा कि मोदी सरकार में महिला, बुजुर्ग, सैनिक, गरीब, किसान समेत हर वर्ग को सम्मान मिला है। देखिए, ऐसा है, टिकट मिलने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी, खट्टर साहब, नायब सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए सारे साथी, जनता का प्यार, जनता का विश्वास, और उस विश्वास को हम और ज्यादा मजबूत करने के लिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं। अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतु कटारिया ने हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर बता दें कि उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और इस बीच दोनों नेताओं के बीच चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अनिल विज और बंतु कटारिया का बयान सामने आया। विज ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहकर काम करते हैं, तो वहीं बंतु कटारिया ने कहा कि विज ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यहां चिंता करने की जरूरत नहीं है और सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। हमारी पार्टी हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये एग्जाम वाले दिन और रात बैठ के तो उनको पढ़ना पड़ता है जो सारा साल ना पढ़े हों। हमारे कार्यकर्ताओं को तो सारा साल गतिविधियों में शामिल रखा जाता है। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं। तो हमारा तो पूरा सिस्टम बना हुआ, पूरा सेटअप बना हुआ और बड़े आराम से लड़ेंगे चुनाव। तो अभी अंबाला कैंट की मंडलों की बैठक के लिए हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा जल्दी ही हम शुरू करवाएंगे, यहाँ की चिंता मत करो, मेरे पे छोड़ दो, यहाँ के सारे कार्यकर्ता काम पे लगे हैं। हमने तीनों जिले कवर कर लिए हैं। अपने लोकसभा का कार्यालय अंबाला में खुला है, तो सबसे पहले उम्मीदवार घोषित होने के बाद हम अंबाला सिटी आए थे, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। फिर हम 9 के 9 कार्यालय में जा चुके हैं। अभी अंबाला कैंट का 8 कार्यालयों में जा चुके हैं, अंबाला कैंट के कार्यालय में नहीं गए। तो वही हम 3 बार वी साहब जी के पास आ चुके हैं, पर उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी पूरी करने में जुटी हैं और रैलियों और सभाओं का दौर शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस प्रकार से उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, उसे ये निश्चित है कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की जीत होगी। और साथ ही उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता इस बार 400 पार का नारा देने वाले और एसवाईएल के विरोध करने वालों को सबक सिखाने का काम करेगी। और इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर सभी पार्टियां मिलकर करनाल उपचुनाव में अपना साझा प्रत्याशी उतारेंगे तो निश्चित ही नायब सैनी की बड़ी हार होगी। आपने कुरुक्षेत्र इसको बंद कराने अगर आपने स्वयं देखा, थानेसर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, तो बैठक का स्थान निर्धारित किया गया वो छोटा पड़ गया। बहुत सारे साथी बाहर खड़े थे,
हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बहुत बुलंद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आए। ये 400 पार वाले हैं, इनको सबक देंगे। वहीं जो SYL का विरोध करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ से खाली हाथ लौटाने का काम है। कुरुक्षेत्र की सीट अब की बार इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जीतेगी। युवा जो है, जो मेरे विधानसभा के सेशन के दौरान जो मुझे सुनते हैं, जो बात मैं प्रदेश के हितों की उठाता हूं, मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो मुझे कभी नहीं मिले होंगे, जिनसे मेरा कभी दूर का रिश्ता भी नहीं रहा हो, लेकिन इस चुनाव में न केवल मुझे वो अपना वोट देंगे, लेकिन मेरे लिए काम करेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी ताकत बढ़ाएंगे। अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, अभी चुनाव दूर है। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो इस चुनाव के अंदर जहां बीजेपी की, कांग्रेस की पोल खोलेंगे, वहीं हमने आगे क्या करना है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। अगर एक उम्मीदवार होगा तो नायब हार जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जननायक जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। और इस दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के दिग्गज डरे हुए हैं, कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान दर्शाता है कि उनके मन में अभी भी डर है। पार्टी की पीएसी की बैठक हुई थी और पीएसी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करेगी। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात हैं, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर मैदान में उतरेंगे उनको जिताने का भी काम करेंगे। रोहतक से संजय कबलाना का नाम चल रहा है या कोई अन्य कोई भी उम्मीदवार हो, इसका नाम चल रहा है, ये अभी प्रस्तावित करना मुमकिन नहीं है, मगर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम हल्का लेवल की बैठकों से आए हैं और उसके ऊपर स्क्रीनिंग करके पीएसी अपना निर्णय लेगी। आपके परिवार से चुनाव लड़ने से मना किया है, कहा कि सुरजेवाला और किरण चौधरी। देखो, कांग्रेस के अंदर एक चीज तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज कहा करते थे वो सारे डर रहे हैं और ये चीज साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है और जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? कल उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखो कोर्ट में अपना बयान जो ये पूरा लेकर स्कैम का मामला है, ये अपने आप में पहले दिन से एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट करी, उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल कितना है, कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है? राजकुमार सैनी भी कांग्रेस की तरफ। कौन चुनाव लड़ेगा? हाँ जी, तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, मगर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी कोई पीछे नहीं हटेगा। आपने ये कहा था कि रोहतक की सीट गठबंधन में आपके खाते में आ रही थी, जब आपने मना कर दिया तो क्या इसको ये ना माना जाए अब तो आप किसी कार्यकर्ता को भेंट चढ़ा रहे हो दीपेंद्र हुड्डा के सामने? यदि गठबंधन में मिल रही थी तब आप संजय कबलाना को दे सकते थे या किसी और को दे सकते थे। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कह देता हूं
ये अगर अलायंस में भी आती तो भी लड़ना पड़ता, आज भी लड़ना पड़ रहा है। क्या पार्टी पीछे हट रही है? और फायदा नुकसान की राजनीति ना चौधरी देवीलाल जी ने करी ना हमने करी। हमने ईमानदारी से 4.5 साल काम किया, प्रदेश की प्रगति के लिए काम, आगे भी करते रहेंगे। और एक विषय जो बारी बारी कई प्रेस के साथी कहते हैं और ऑपोजिशन के साथी भी कहते हैं, भिवानी में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 18वीं पुण्यतिथि पर पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। और इस दौरान श्रुति चौधरी ने कहा कि बंसीलाल वो पुरुष थे जिन्होंने प्रदेश के अंतिम छोर तक सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने का काम किया है। इससे शर्मनाक बात हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और ना केवल देश देख रहा है, तमाम दुनिया देख रही है। जर्मनी ने बोला, अब यूएस, अमेरिका ने भी बोला 2 बारी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हमको भारत सरकार से कि चीफ मिनिस्टर के साथ न्याय हो और पूरा उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ सही व्यवहार हुआ जाए। तो ये बहुत खतरे की घंटी से भी हम पार एक उस चीज को कर चुके हैं। और इस सरकार ने तो अति कर दी, जहां रातों रात चोरों की तरह। खबर चंडीगढ़ से है, जहां निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने स्टेशन के बाहर टोल फ्री नंबर 1950 सीईओ और डीईओ कार्यालयों के टेलीफोन नंबर लगाए जाने के निर्देश दिए, ताकि मतदाताओं को किस प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो वो तुरंत उसकी सूचना प्रशासन को दे सके। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट तैयार किए जाएं और इसके अलावा युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए और इसके साथ ही मतदान करने के बाद क्यूआर कोड को स्कैन करके फोटो अपलोड करने के लिए भी प्रेरित करें। और उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को अधिक जागरूक करने के लिए ईसीआई और हरियाणा निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयार की गई वीडियो को स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से दिखाया जाए और ऑडियो को एफएम के माध्यम से प्रसारित किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।